हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड पेपर में हमारी यूनिट चल रही है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। लास्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे आप निकाल सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेग पर सांद्रता की निर्भरता, वेग नियम या वेग व्यंजक, कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट्स, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर अभिक्रिया वेग क्रियाशील अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो जितने भी अभिकारक है उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे कि आपने देखा ए से बी आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि किसी भी टाइम टी पर उसकी आणविक सांद्रता जो ए है वो है Ca। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो आपने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार बताया कि क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू Ca, या हम कह सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू Kca, जहाँ पर K जो है वो है आपका समानुपाती स्थिरांक, या आप इसे लिख सकते हैं K और A जो है वो आपको बड़े ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है। K एक समानुपाती स्थिरांक है जो पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग स्थिरांक यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग गुणांक यानी वेलोसिटी कोफिशिएंट। यदि स्थिर ताप पर आणविक सांद्रता यानी कि जो भी आपने मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट ए लिया है, यदि उसकी जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है यदि वो 1 है, तो यदि आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, dx/dt इज इक्वल टू Ka था, ए की वैल्यू हमने बताई 1 है, तो dx/dt इज इक्वल टू K हो जाएगा। अर्थात अभिक्रिया का जो वेग होगा वो वेग स्थिरांक के बराबर होगा। यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हैं, अभिकारक यहाँ एक था लेकिन अब एक से ज़्यादा है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग उस समीकरण में संबंधित अणुओं के संख्यात्मक गुण के बराबर घात लगाए गए अभिकारकों की मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक जैसे सामान्य रिएक्शन हम लेते हैं AA प्लस BB प्लस CC से आपका बन रहा है प्रोडक्ट। तो इस समीकरण का जो अभिक्रिया वेग है वो हो गया आपका dx/dt प्रोपोर्शनल टू Ca। A की पावर कितनी है, पावर जो ब्रैकेट में दे रखा गुणांक है वो स्मॉल a है, तो Ca की पावर होगी स्मॉल a, Cb की पावर होगी स्मॉल b और Cc की पावर होगी स्मॉल c। अर्थात dx/dt प्रोपोर्शनल टू a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। अर्थात अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू K, A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C। अब मान लीजिए कि तीनों की रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 1 है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1, तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग K का मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जबकि प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है। तो विशिष्ट अभिक्रिया का वेग जो होता है वो उस वेग के बराबर है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। तो समीकरण 1 या 2 आपने देखा था, dx/dt इज इक्वल टू K या dx/dt अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू KABC। तो ये कहलाते हैं आपके वेग नियम या वेग व्यंजक। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया H2 प्लस I2 की रिएक्शन है, तो H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। तो अभिक्रिया का वेग आप कैसे लिखेंगे, H2I2 इज इक्वल टू K H2I2, जहाँ पे अभिक्रिया का जो K है वो अभिक्रिया का वेग नियतांक है। अब यदि इसमें हमने बताया आपको कि H2 और I2 दोनों की जो सांद्रता है वो 1.0 मोल पर लीटर होगी, तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा, dH2/dt इज इक्वल टू K ही विशिष्ट अभिक्रिया का वेग होगा। तो ये हमने पढ़ा वेग नियम हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग तथा विशिष्ट अभिक्रिया वेग
या वेग नियतांक के मात्रक। अब यूनिट्स ऑफ रिएक्शन रेट्स, आपको यूनिट्स निकालनी है। ठीक है, अभी क्या वेग लिखना आ गया आपको, अब हम यूनिट्स निकालते हैं। तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। अब जो सांद्रता होती है उसको हम प्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर में, समय को हम प्रेजेंट करते हैं सेकंड या मिनट में। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन, तो उसकी जगह आप लिखेंगे मोल पर लीटर और अपॉन सेकंड इन्वर्स आप लिख दीजिए। तो इसकी यूनिट हो जाएगी, यदि आप समय को मिनट में व्यक्त कर रहे हैं तो मिनट इन्वर्स, तो मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स या मोल लीटर इन्वर्स मिनट इन्वर्स। अब फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ली हमने जनरली, AA प्लस BB प्लस CC से उत्पाद बना, तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू हो गया K A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C। तो अभिक्रिया का वेग सांद्रता इंटू समय इन्वर्स इज इक्वल टू K सांद्रता A की, सांद्रता B की, सांद्रता C की। तो इन तीनों की सांद्रता आपके आएगी तो A प्लस B प्लस C, क्योंकि आपको जो पता है कि पावर्स अलग अलग होती हैं और बेस यदि सेम होता है तो तीनों की पावर को सम कर देते हैं। तो K इज इक्वल टू सांद्रता इंटू समय इन्वर्स अपॉन सांद्रता A प्लस B प्लस C। तो टोटल आप हो जाएगी सांद्रता 1 माइनस A प्लस B प्लस C अपॉन समय इन्वर्स, और सांद्रता को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल अपॉन लीटर में। तो K जो होगा वो हो जाएगा आपका 1 माइनस A प्लस B प्लस C समय इन्वर्स। तो इस तरीके से आप इसकी यूनिट्स को लिखते हैं। वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक मोल 1 माइनस A प्लस B प्लस C लीटर A प्लस B प्लस C माइनस 1 समय इन्वर्स। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी अभिक्रिया का वेग प्रयोग द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। अभिक्रिया वेग तथा सांद्रता में समय एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे अवकल वेग समीकरण या वेग समीकरण कहते हैं। यदि अभिक्रिया वेग किसी एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती है तो अभिक्रिया कौन सी ऑर्डर की कहलाएगी? प्रथम कोटि की कहलाएगी। तो जैसे वेग समीकरण से डी अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू KC। अभिक्रिया वेग का मान अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण में निरूपित उन समस्त अणुओं द्वारा निर्धारित होता है जिससे सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान मापनीय परिवर्तन होता है। जैसे N2O5 का डीकम्पोजिशन, 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। तो अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू हो गया माइनस का DN2O5 अपॉन DT इज इक्वल टू KN2O5 किया। स्टोइकियोमेट्री के अनुसार इस अभिक्रिया में N2O5 के 2 अणुओं की आवश्यकता है, किंतु इस अभिक्रिया का जो प्रायोगिक वेग होता है वो N2O5 की प्रथम सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। अतः N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया जो होती है वो प्रथम कोटि की होती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन व आयोडीन की अभिक्रिया हम कराते हैं। H2 प्लस I2 से आपका 2HI बना। तो अभिक्रिया वेग में हाइड्रोजन की सांद्रता और आयोडीन की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है। तो यदि हम अभिक्रिया हाइड्रोजन के संदर्भ में लेंगे तो प्रथम कोटि की होगी, आयोडीन के संदर्भ में लेंगे तो प्रथम कोटि की होगी, लेकिन टोटल यदि हम बात करते हैं तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। तो इसका जो वेग समीकरण होगा वो होगा KCH2CI2। इस प्रकार हम कहते हैं कि जितने अणुओं की सांद्रता पर वेग निर्भर करता है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनके संदर्भ में अभिक्रिया कोटि अलग होती है और कुल अभिक्रिया कोटि व्यक्तिगत अभिक्रियाओं की कोटि के योग के तुल्य होती है। अब ऐसे हमने एक रिएक्शन ली, AA प्लस BB प्लस CC से प्रोडक्ट बन रहे हैं। इस दौरान अभिक्रिया के दौरान अभिकारक A, B, C तीनों की सांद्रता बदलती है। तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू K CA की पावर स्मॉल a, CB की पावर स्मॉल b, CC की पावर स्मॉल c। तो A के संदर्भ में A कोटि की, B के संदर्भ में B कोटि की और C के संदर्भ में C कोटि की होती है।
तो अभिक्रिया की जो संपूर्ण कोटि होती है उसे हम लिखते हैं N = A + B + C। अतः किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के बराबर होती है। A + B से आपका उत्पाद बना तो N से 1 + 1 2 होगा। A + 2B से बन रहा है तो N 3 होगा। 2A + B से बन रहा है तो भी N 3 होगा। और A + B + C से बन रहा है तो N = 1 + 1 + 1 होगा। किसी अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि होती है। अभिक्रिया की कोटि एक पूर्णांक ही हो यह आवश्यक नहीं है, यह एक भिन्न संख्या या शून्य भी हो सकती है। उदाहरण के लिए पैरा हाइड्रोजन का ऑर्थो हाइड्रोजन में इसमें परिवर्तन 3/2 कोटि की अभिक्रिया है, तो उसके लिए यदि हमें वेग लिखना होगा तो अभिक्रिया का वेग = Kph2 3/2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की अणु संख्यता यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी मूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या मूलकों की कुल संख्या को अभिक्रिया की अणु संख्यता कहते हैं। इस प्रकार यदि अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है तो अभिक्रिया एकाणुक होती है, और जब 2, 3 या इससे ज़्यादा लेते हैं तो उसे द्विअणु, त्रिअणु कहते हैं। 4 या अधिक अणुओं में एक साथ परस्पर टक्कर होने की संभावना बहुत कम होती है। अतः अधिक अणु संख्यता की मूल अभिक्रिया बहुत ही कम होती है, जैसे कि H2 + O2 से H2O + O एकाणुक, H2 + I2 से 2HI द्विअणुक, 2FeCl3 + SnCl2 से 2FeCl2 + SnCl4 त्रिअणु। सामान्यतः मूल अभिक्रियाओं के लिए कोटि और अणु संख्यता बराबर होती है। अतः एकाणुक अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है, द्विअणुक द्वितीय कोटि की और त्रिअणुक तृतीय कोटि की। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में कोटि और अणु संख्यता में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं पाया जाता। इसका एक एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इथाइल एसीटेट का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। CH3COO C2H5 + H2 का आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो आप एसिटिक एसिड + इथाइल अल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, अर्थात अभिक्रिया द्विअणुक है। लेकिन इस अभिक्रिया में जल की बहुत अधिक मात्रा होने से इसकी सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता, केवल इथाइल एसीटेट का ही परिवर्तन होता है। अतः अभिक्रिया का वेग इथाइल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसकी कोटि जो होती है वो एक होती है। और इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उसे हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म एकाणु अभिक्रिया। इसका सेम ऐसा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का फ्यूजन 2N2 से 4NO2 + O2। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की वियोजन की अभिक्रिया द्विअणुक है, लेकिन प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, क्योंकि इसका वास्तविक कारण होता है कि अभिक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। N2O5 से बना N2O3 + O2 स्लो होता है, N2O3 से बना NO + NO2 फास्ट होता है, और NO + N2O3 रिएक्शन करके 3NO2 बनाते हैं, 3 होता है। द्वितीय और तृतीय पद की अभिक्रिया तीव्र होती है, इसलिए अभिक्रिया केवल प्रथम पद पर ही निर्भर करती है। अभिक्रिया की गति को निर्धारित करने वाला पद कहलाता है। चूंकि प्रथम पद में केवल एक अणु भाग ले रहा है, इससे संपूर्ण अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले 0 ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।